हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो रेडियो टेलीस्कोप के साथ खेल रही होती है। एली ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद एली का बचपन अकेले ही बीता था। वो अक्सर आसमानों के बीच तारे और प्लैनेट्स को देखा करती। उसे पता था कि अर्थ पे होने वाले हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है और वो हमेशा वो वजह ढूंढने के लिए क्यूरियस रहा करती थी। और देखते देखते समय बीतता जाता है। एली बड़ी हो जाती है जो आर्सिबो ऑब्जर्वेटरी पोर्टो रिको में SETI प्रोग्राम में काम किया करती थी। SETI एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम है जहाँ पर एलियंस के लाइफ पॉसिबिलिटीज पर रिसर्च की जाती है। इसके बाद हम एली को पामर के साथ देखते हैं और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पामर कैथलिक फिलोसोफर होता है तो वही एली भगवान को नहीं मानती थी और भगवान के होने वाली पॉसिबिलिटीज पर दोनों का भी अक्सर झगड़ा होता था और इसी वजह से कुछ समय के बाद दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। जब एक दिन एली अपने लैब में काम कर रही होती है तब उसे स्पेस से एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है। ये फ्रीक्वेंसी कोई जानी पहचानी या फिर किसी सैटेलाइट की नहीं थी। काफी रिसर्च के बाद उसे समझ आता है कि दरअसल ये एक अननोन फ्रीक्वेंसी वेव है, यानी कि इसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अर्थ के बाहर लिविंग थिंग्स हो सकते हैं और इसी बात को प्रूव करने के लिए अब उसे एविडेंस चाहिए। इसी समय वहाँ पर एक इंसान जिसका नाम डेविड ड्रमलिन रहता है वो आते हैं जो कि साइंटिफिक एडवाइजर के प्रेसिडेंट होते हैं। ड्रमलिन को पता चलता है एली के रिसर्च के लिए खास प्रेसिडेंट के ओर से इन्हें फंडिंग मिल रही है और वो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे आए थे। उसका एलियन या प्लैनेट अर्थ के बाहर कोई जीवन हो सकता है इसके ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो ये फंडिंग और ये प्रोजेक्ट बंद करना चाहते थे। इसी कारण से एली को बहुत दुख होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके बचपन का सपना अब पूरा नहीं होगा। लेकिन इसी दरम्यान एली अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए फंडिंग के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाती है, लेकिन किसी को भी उसका कंसेप्ट पसंद नहीं आता। इसके बाद एली का ये प्रोजेक्ट हेडन नाम के एक इंसान को पसंद आता है जो हेडन इंडस्ट्री का ओनर होता है और वो एक सीक्रेटिव बिलियनर था। वो एली के प्रोजेक्ट को फंडिंग देने के लिए मंजूर हो जाता है। इस फंडिंग के सहारे एली काफी बड़े पैमाने पर काम कर सकती थी। अब वो इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च शुरू करती है और जो फ्रीक्वेंसी उसे रिसीव हुई थी उसके बारे में, उसके सोर्स के बारे में रिसर्च करने लगती है। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं पर एली को कोई भी हिंट नहीं मिलता। SETI ये प्रोग्राम ही पूरी तरीके से बंद करने की परमिशन मिल जाती है जिसके तहत अब एली का भी प्रोजेक्ट बंद होने वाला था। लेकिन एक दिन काम करते वक्त अचानक से उसे एक साथ अलग अलग तरह के सिग्नल सुनाई देते हैं। ये सीक्वेंस दरअसल ऑड नंबर्स के रिपीटिंग ऑर्डर्स में होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 जो असल में एक स्टार सिस्टम वेगा से भेजा गए थे। स्टार सिस्टम वेगा ये दरअसल अर्थ से 26 लाइट ईयर दूर होता है। एक लाइट ईयर यानी करीब करीब 10 ट्रिलियन किलोमीटर इतना दूर और ऐसे 26 लाइट ईयर्स दूर से ये सिग्नल आ रहे होते हैं। अब काफी समय बीतता जाता है, ये लोग पूरे सिग्नल को डिकोड कर लेते हैं और उन्हें सिग्नल के अंदर एक वीडियो मिलता है और उस वीडियो में असल में 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर के दौरान दी गई स्पीच होती है। एली और उसकी टीम को ये काफी अजीब लगता है और काफी सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये वीडियो दरअसल अर्थ के फर्स्ट टेलीविजन का सिग्नल होगा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने लायक स्ट्रॉन्ग होगा और ये एकमात्र सिग्नल होगा जो वेगा तक पहुंचा होगा और ये सिग्नल वहां से फिर से अर्थ की तरफ भेजा गया। अब ये पता चलने के बाद इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है। अब एलियन से कांटेक्ट हुआ है ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगती है। अब इस प्रोजेक्ट की रिसर्च करने के दौरान एली को पता चलता है कि उसमें 60,000 पेजेस से भी ज्यादा डेटा पाया गया है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। डेटा को डिकोड करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी अटेम्प्ट सफल नहीं होता। कुछ दिनों के बाद एली हेडन के पास जाती है और उसे इस डेटा के बारे में बताती है। तभी उससे कंसल्ट करने के बाद वो उसे बताता है कि उसे अलग मैकेनिज्म यूज करना चाहिए क्योंकि वो डेटा वेगा से आया हुआ है और वहाँ के लोग इसे दूसरी तरह देखते होंगे, उनका नजरिया अलग होगा। अब एली उन्हें बताती है हमने कई सारे अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं लेकिन हर एक कोशिश नाकाम रही है। इसके बाद हेडन उसे 3D में एक बार इस डेटा को देखने के लिए कहता है। अब एली उस डेटा को 3D में अरेंज करके जब देखती है तब वो चौंक जाती है क्योंकि वो पहेली सॉल्व हो गई थी। 3D में देखकर पता चलता है कि इस डेटा में किसी तरह की मशीन बनाने की टेक्निक बताई गई है और इस मशीन बनाने के बाद उसमें बस एक अकेला आदमी ही ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद
बाद नेशंस ऑफ वर्ल्ड फंड इस मशीन को कैनेडी स्पेस सेंटर में बनाने की परमिशन देते हैं और फंडिंग भी देते हैं। इसी समय मशीन में ट्रैवल करने के लिए एक कैंडिडेट की जरूरत होती है। इस पर चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल पैनल बनाया जाता है और दुनिया भर के कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है इस पोजीशन के लिए। लेकिन अंत में ड्रमलिन अपने सीनियरिटी के कारण चुना जाता है। पामर यानी कि एली के एक्स बॉयफ्रेंड का ये मानना होता है कि ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है जो इंसान को भगवान के पास लेके जा रही है और इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। वो था ड्रमलिन, क्योंकि वो भगवान पर भरोसा करता था। इसी समय कुछ रिलीजियस टेररिस्ट को लगता है कि गवर्नमेंट साइंस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके कारण रिलीजन का इम्पोर्टेंस घट रहा है। कुछ समय के बाद जब वो मशीन बन जाती है तब उसका ट्रायल टेस्ट करने ड्रमलिन तैयार हो जाता है। मशीन के अंदर जाने से ड्रमलिन और एली बात करते हैं और एली ड्रमलिन से कहती है कि उसे उन पर पूरा भरोसा है, वो इस मिशन को कामयाब करेंगे। जैसे ही ड्रमलिन उस मशीन की तरफ पहुंचता है वहाँ पे एक रिलीजियस टेररिस्ट आ जाता है जो कि एक सुसाइड बॉम्ब होता है। वो मशीन के आसपास जाकर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इसके कारण ड्रमलिन और काफी लोगों की मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर एली वापस उदास होने लगती है। इसी दौरान एली को हेडन से मिलने का मैसेज आता है। जब एली उसके घर पहुंचती है तब उसको पता चलता है कि हेडन को कैंसर हुआ है और अपने कैंसर की ग्रोथ को स्लो करने के लिए वो स्पेस में मीर स्टेशन पर रहने आ गए हैं। और उसी समय एली हेडन से सिग्नल के हेल्प के लिए बात करती है और तब उसे हेडन बताता है कि गवर्नमेंट में वैसे 2 मशीन्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और दूसरी मशीन जापान में है। इसके बाद एली और उसकी टीम तुरंत जापान पहुंचती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करने पर उन्हें वो मशीन मिल जाती है। और उस समय एली ठान लेती है कि वो किसी भी हालत में इसी मशीन से ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस और अलग अलग जीवों के बारे में स्टडी की है। वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती। इस मशीन का सेटअप 4 इक्लिप्स शेप के गायरोस्कोप से होता है और इसके सहारे सिर्फ एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता है। मशीन का ये मैकेनिज्म होता है कि जब ये 4 इक्लिप्स शेप अपने पोजीशन पर घूमना शुरू करते हैं उसी समय उसमें एक मेटल स्फीयर जिसमें ट्रैवलर होता है उसे इस सेटअप पर ड्रॉप किया जाता है, जिसके कारण से एक वर्म होल बन जाता है जिसके सहारे स्पेस में कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है। अब कुछ समय के बाद एली उस मशीन में जाती है और उसके सर पर एक मशीन दिया जाता है जिसके सहारे वो अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर सकती थी। अब वो मशीन को ऑन कर देती है। एली काफी एक्साइटेड होती है और जैसे ही मेटल स्फीयर से उस सेटअप में चली जाती है देखते ही देखते एक वर्म होल क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे ये वर्म होल बड़ा होने लगता है और एली की चेयर हिलना शुरू कर देता है। और अचानक से ऐसे ही एक टनल से गुजरते समय कुछ ही समय के बाद एली को वेगा स्टार सिस्टम नजर आता है। अलग अलग प्लैनेट्स, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका कल्चर उसके सामने आता है और उसके अलावा कई और भी स्टार सिस्टम उसे दिखाई देते हैं। इसके बाद एली एक दूसरे वर्म होल में एंटर करती है और तभी उसके गले से पामर का कंपास लूज होकर निकल जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो अपने सेफ्टी सीट से उतर जाती है। लेकिन तभी इसी दौरान उसका सेफ्टी चेयर ऊपर चला जाता है और टूट जाता है, लेकिन एली पहले से ही उठ गई थी इसीलिए वो बच जाती है। इसके बाद एली वर्म होल के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है जहां पर आते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब वो उठती है तब वो जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है और तब उसे पता चलता है कि ये वो सेम बीच की ड्राइंग है जहाँ पे एली अपने पिता के साथ जाया करती थी। इसके बाद दूर एक आदमी उसे नजर आता है। उसके पास जाने पर पता चलता है कि वो एली के पिता है। ये देखकर एली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने पिता को गले लगाती है। अचानक उसे समझ आता है कि ये सब कुछ झूठ है और उसे ये भी पता चलता है और वो पिता ना होकर एक एलियन का क्रीचर है। और फिर पूछने पर एली को पता चलता है कि उस एलियन ने एली के थॉट्स को पढ़ लिया था और उसी के थॉट्स की ये दुनिया बनाई थी ताकि वो उससे कनेक्ट कर पाए। इसके बाद एलियन बताता है कि वो एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्पेस पैनल का हिस्सा है। आगे वो बताता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे काफी सारे एलियंस हैं जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते। लेकिन एली इन सब का प्रूफ मांगती है क्योंकि अगर वो वापस धरती पर जाती है तो उसे इंसानों को इन सब के बारे में बताना होगा। ये शॉट इधर ही कट हो जाता है और अचानक से अगली सीन में हम देखते
हैं कि एली वापस अपने ही मशीन में बैठी है और उसकी मशीन शुरू हो रही है और देखते देखते वो मशीन वापस वर्म होल बिल्डअप करती है ताकि वो वापस धरती पर पहुंच सके। देखते देखते वो वर्म होल में एंटर करती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब काफी सारे लोग उसका नाम पुकार रहे थे। जैसे उसे होश आता है उसे पता चलता है कि वो धरती पर आ गई है और उसकी टीम उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं चेकअप के लिए। एली ठीक होने के बाद अपनी टीम से बाहर से मशीन जाते हुए कैसे दिखाई देती है या फिर वर्म होल कैसे दिखाई देता है इसके बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि जैसे ही एक्लिप्स रिंग घूमने लगा था वो मेटल स्फीयर ऊपर से आकर वहीं पे गिर गया था और वो गिरते ही पानी में गिरने जैसा आवाज आया था। यानी कि उसके ऑफिशियल्स के अनुसार ये पूरा मिशन एक फेल्ड मिशन था। उनके अनुसार एली कोई अलग दुनिया में या फिर दूसरे प्लेनेट पे नहीं गई थी क्योंकि उसका डिवाइस वर्म होल में जाने के कारण उसका कोई भी रिकॉर्डिंग या फिर एलियन के साथ जो बातचीत की थी उसके बारे में कुछ भी नहीं था। ये जानने के बाद एली सबको बताती है कि उसने लगभग 18 घंटे इतना टाइम बिताया था वर्म होल में। वो एलियन से मिली थी, एडवांस एलियन सोसाइटी उसने देखी थी, लेकिन कोई भी उसके बात पर भरोसा नहीं करता। इसी दौरान इंटरनेशनल कमेटी बनाई जाती है ताकि वो एली से पूछताछ करे। एली सारी सच्चाई उन्हें बताती है और अपनी रिकॉर्डिंग की डिवाइस भी उन्हें देती है। हालांकि उस रिकॉर्डिंग के डिवाइस में उन्हें कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। अब इसके बाद कमेटी यही अपना ओपिनियन रखती है कि वेगा स्टार सिस्टम ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कोई भी सोलर सिस्टम नहीं है और ना ही एली ने वहाँ पे कुछ ट्रैवल किया है। एली का ओपिनियन भी रिजेक्ट किया जाता है और अब सबको लगने लगता है कि ये सब कुछ एक मिसगाइडेड कहानी थी जिसका कोई भी मतलब नहीं। ये सब कुछ सुन के एली काफी नाराज होती है और एज अ फेथ के लिए उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है। कमेटी उसके अगेंस्ट होती है लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि भले ही उस रिकॉर्डिंग में कोई भी आवाज नहीं आ रही है लेकिन रिकॉर्डिंग 18 घंटे की है, यानी कि एक तरह का प्रूफ था कि 18 घंटे उसने वर्म होल में बिताए थे और इसी बात पर उसके ऊपर भरोसा रखा जाता है और एली को अगले प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिलती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। एली ने वर्म होल से ट्रैवल किया था, टोटली उसे 18 घंटे बीत गए थे, लेकिन वो वर्म होल से ट्रैवल करने के कारण जो अर्थ पे लोग थे उनके लिए बस कुछ ही पल का समय बीता था, लेकिन एली ने उस कुछ ही समय में पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया था। लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था दिखाने के लिए क्योंकि वो एक दूसरे दुनिया में गई थी, वहाँ की फ्रीक्वेंसी, वहाँ का डेटा अलग है और वो वर्म होल से लाना डिफिकल्ट था। लेकिन इसी बात को और एक्सप्लोर करने के लिए उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसी के तहत उसे नई फंडिंग मिलती है। 97 की ये कैसी मूवी है जहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे लोग रिलीजन और साइंस के बीच में डिवाइड हो गए हैं। एली का बॉयफ्रेंड भी साइंटिस्ट होने के बावजूद वो यही भरोसा करता था कि एली वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो भगवान पर भरोसा नहीं करती है। तो वही दूसरी तरफ एली भगवान पे भरोसा नहीं करती थी, फिर भी जब वो वर्म होल से गुजर रही होती है तब वो सिर्फ भगवान का ही नाम ले रही थी। ये मूवी यही दर्शाती है कि ये दोनों भी चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए।